साथ बदलते भारत की शान। हमारा देश प्रतिभाओं से भरा हुआ है। कुछ ऐसे समुदाय और क्षेत्र भी हैं जिन्हें आमतौर पर हम पिछड़ा मानते हैं, लेकिन ये भी हुनर के धनी हैं और उन्हीं में से एक है आदिवासी समाज, आदिवासी समुदाय। सरकार आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति, उनकी प्रतिभा और हुनर को पहचान दिलाने के लिए, उनके उत्थान के लिए विभिन्न कदम उठा रही है और उन्हीं में से एक है आदि महोत्सव। प्रयास ये है कि उनकी प्रतिभा को पहचान मिले, साथ ही इसी के साथ ही उनकी आजीविका भी सुनिश्चित हो। राजधानी दिल्ली में स्थित मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में आदि महोत्सव का आयोजन किया गया और इसकी धूम देखते ही बनती थी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू खुद आदिवासी समाज का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हीं के द्वारा इस आयोजन का, इस कार्यक्रम का, आदि महोत्सव का शुभ आरंभ किया गया। आइए देखते हैं आज का कृषि विशेष। मैं हूं अंजू सिंह। आज हम बात करेंगे इसी आदि महोत्सव की। आदि महोत्सव का इतिहास बहुत पुराना नहीं है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। तब से ये हर साल मनाया जा रहा है। इस बार राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के मेजर ध्यानचंद स्टेडियम में इसका आयोजन 10 से 18 फरवरी के बीच हुआ। आदि महोत्सव राष्ट्रीय मंच पर जनजातीय संस्कृति को प्रदर्शित करने का एक प्रयास है, जिसमें जनजातीय शिल्प, खान-पान, वाणिज्य और पारंपरिक कला को स्थान दिया जाता है। ये महोत्सव ट्राइफेड की वार्षिक पहल है। ट्राइफेड जनजातीय कार्य मंत्रालय के अधीन काम करता है। मेला देखने के लिए लोग बड़ी संख्या में मेजर ध्यानचंद स्टेडियम पहुंचे, जिनकी कुल संख्या 50,000 के आसपास बताई गई है। 2017 से हम जो ये कार्यक्रम कर रहे हैं, ये एक एनुअल फेस्टिवल है। तो इस बार का जो आदि महोत्सव है वो इसलिए भी स्पेशल था कि हमारी माननीय राष्ट्रपति मैडम ने इसको इनॉग्रेट किया और इसमें इस बार पूरे भारत से 300 के करीब स्टॉल्स लगे हैं। 1000 से ज़्यादा जनजातीय हमारे जो हैं वो आए और इसमें दो खासियत इसकी और रही। एक तो एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के जो FPOs हैं उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया और जो हमारे स्टार्टअप्स हैं, जो ट्राइबल स्टार्टअप्स हैं, वो भी आए। PM जनमन की एक स्पेशल स्टॉल थी, जो जनमन कार्यक्रम अभी कुछ दिन पहले शुरू किया गया था। उनके आर्टिस्ट और आर्टिसंस ने भी यहाँ पे बनाना शुरू कर दिया जो सामान, वो भी यहाँ पे इस बार प्रदर्शित किया गया। और जैसा कि आज का जो B2B सेशन था, इसमें इंडस्ट्री के लीडर्स पूरे आए और इनको ये बताया गया कि जो आपके जो प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये बहुत रिमोट एरिया में रहते हैं, वहाँ से कलेक्शन करना मुश्किल है, बट आज जो हमारी डिजिटल एज है, जिस तरह से हमारे जो ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जिस स्पेशली ONDC जो नेशनल नेटवर्क है, उस पे हम लोगों ने कोशिश की। ONDC, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, वो सब लोगों ने आके यहाँ पे उनको रजिस्टर किया। इसी तरह से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे मेटा है, इंस्टाग्राम है, उस पे भी इन सबको रजिस्टर किया गया। तो मेरे को लगता है ये एक तरह से इस बार की स्पेशलिटीज़ रहीं माननीय राष्ट्रपति जी से लेके ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म तक। और इस बार का जो इवनिंग में जो कल्चरल प्रोग्राम्स हैं, उसको भी बहुत अच्छे से पूरे भारत के जो नॉर्थ जोन सेंट्रल कल्चरल सेंटर है, वो लोग इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। मेले के दौरान मेजर ध्यानचंद स्टेडियम को बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था और उतने ही करीने से स्टॉल लगाए गए थे। स्टॉल में खूबसूरत सामान सजे हुए थे। इस बार के महोत्सव में ट्राइफेड ने ऐसे इंतजाम किए जिनसे जनजातीय कारीगरों को मार्केट तक सीधे पहुंच मिल सकी।
सरकार जनजातीय समुदायों में उद्यमशीलता को प्रोत्साहित कर रही है। यही वजह है कि महोत्सव के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यमशीलता फंड लॉन्च किया गया। इस फंड का उपयोग आर्थिक नवाचार और स्टार्टअप में कर सकते हैं। जो स्टॉल्स लगे हैं यहाँ हमारे सारे, इन स्टॉल्स का पेमेंट कोई किसी आर्टिसन को कोई पेमेंट नहीं देना होता है, टीएडीए हम लोग देते हैं। तो सेल के अलावा यहाँ आना उनका खाने का पैसा वो ट्राइफेड बियर करता है, और वो एक उनका एक जो सेल हो रही है वो उनका एक्स्ट्रा है, उनका एडिशनल है। बाकी किराया, सामान लाने का भाड़ा और ये जो यहाँ पे जो भी उनका रहना खाना वो सबका खर्चा ट्राइफेड। आदि महोत्सव में प्रतिष्ठित निकायों के प्रतिनिधियों को आकर्षित करने के लिए पहली बार B2B सत्र का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय उद्योग परिसंघ, एसोचैम और स्टार्टअप्स की सक्रिय भागीदारी रही। हमने इसमें कई सारी गतिविधियां और भी की हैं, जैसे B2B, तो बड़े बड़े जो उद्यमी हैं उन लोगों का इन लोगों के साथ, हमारे आर्टिसंस के साथ मिलाप हो गया है। तो अब आगे जाकर के उसका आउटकम जब निकलेगा तब समझ में आएगा कि हमारा कितना इसमें फ़ायदा हुआ है, क्योंकि वो एक बड़ा चीज़ है कि उसमें कई सारे उद्यमी इन लोगों का, हमारे आर्टिसंस का प्रोडक्ट देखा है, हो सकता है वो उनको बल्क ऑर्डर्स मिले। तो ये इस तरीके की इवेंट भी होंगे। हमारे देश के ज्यादातर राज्यों में जनजातीय समुदाय आबाद है। आदि महोत्सव में 27 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से करीब 1100 कारीगर, कलाकार, शेफ और सांस्कृतिक नर्तक शामिल हुए। 20 राज्यों से आए करीब 400 कलाकारों ने शानदार प्रस्तुतियां दी। इन प्रस्तुतियों में फसलों से जुड़े त्योहार, जनजातीय रीति रिवाज और दूसरी परंपराओं की झलक थी। तो अभी हमने इम्पैनल किए अपने इम्पैनलमेंट प्रोसेस स्टैम्प के थ्रू, तो बहुत हैं जो पहली बार आ रहे हैं, और वो सामान भी अपना मतलब उस हिसाब से उनको मार्केट का आइडिया नहीं था कि दिल्ली में क्या बिक सकता है क्या नहीं बिक सकता, और उनका वो सामान तो सारा बिका। उनको अगली बार आने के लिए बहुत बड़ा एक्सपोजर मिला। तो हमारा बेसिकली कोशिश यही रहता है कि उनको पब्लिक से इंटरैक्ट करके उनको पता लगे कि हमारी क्या चीज़ बिकती है। फीडबैक मिलता है कि इसको आपने ऐसे बनाया, इसको अगर ऐसे बनाते हो तो ज़्यादा अच्छा बिकता। तो ये भी एक बहुत बड़ी सक्सेस है कि जो नए लोग जुड़े हैं, नए ही आर्टिजन जुड़े हैं, उनको इतना कुछ उनको एक बारी में पता लगा। हर स्टॉल पर जनजातीय कारीगरों के हुनर का जादू बिखरा हुआ था। हस्तशिल्प से लेकर हैंडलूम तक, खूबसूरत पेंटिंग से लेकर गहनों तक और धातु से लेकर बांस तक, यहां हजारों तरह का सामान था। जनजातियों की अपनी संस्कृति है और अपना खान पान भी। महोत्सव में सैकड़ों रसोइये जनजातीय आहार तैयार कर रहे थे। इस बार हमारा फूड कोर्ट बहुत पॉपुलर हुआ है। ये बहुत डिमांड आई है कि अगली बार आप फूड कोर्ट बड़ा बनाइए। तो हम लोग 24-25 स्टॉल से बढ़ा के 29 स्टॉल करके अभी इस बार हमारे 35 स्टॉल थे, ये भी कम पड़ रहे थे। तो अगली बार अगर आप आएंगे और अगर हम यहीं करेंगे फूड कोर्ट में, अब हम इसको फूड कोर्ट को और बड़ा करेंगे। टिपिकली ट्राइबल खाना था, लोगों ने बहुत पसंद किया, और खाने के बाद लोगों ने क्राफ्ट के लिए तो नहीं, खाने के लिए अपने फ्रेंड्स को बुलाया कि आप एक बार यहाँ आके यहाँ का खाना टेस्ट करें। भारत में मौजूद 700 से अधिक जनजातीय समुदायों की कुल जनसंख्या 10 करोड़ 45 लाख के आसपास है। सरकार ने 75 समुदायों को PVGT यानी विशेष रूप से कमजोर माना है और इनके लिए PM जनमन योजना चला रही है। इस योजना का भी एक मंडप महोत्सव में मौजूद था। साथ ही 47 विकास केंद्रों को प्लेटफॉर्म देता वन धन उत्पादों का मंडप भी। 2021 में हमने इस चीज़ का इनिशिएटिव लिया था कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हो रही थी कि आत्मनिर्भर भारत कॉर्नर बनाए जाएंगे। बाहर की जो भी एम्बेसीज हमारी इंडिया मिशंस हैं, जो बाहर, जो हमारी इंडियन एम्बेसीज बाहर हैं, वहाँ पर यहाँ के हम प्रोडक्ट्स भेजेंगे ताकि वो वहाँ डिस्प्ले कर सकें। और वहाँ जो भी लोग आते हैं, क्योंकि एम्बेसीज में बहुत पब्लिक आती है, इंडियंस भी आते हैं, फॉरेनर्स भी आते हैं, उसको देख के वो लोग हमें ऑर्डर प्लेस कर सकें। फिर बीच में कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस ऐसे हुए कि वो चीज़ थोड़ी रुक गई थी। अभी इस बार हमने फिर से उसको शुरू किया है।
अब इस बार हमने फिर से एम्बेसीज़ को छोटी छोटी कंसाइनमेंट 10-10, 15-15 हज़ार की मेन जो हमारे पीसीज प्रोडक्ट्स हैं, खासकर पीवीटीजी के, ये हमारी मिनिस्ट्री से एक डायरेक्शन थी कि पीवीटीजी के प्रोडक्ट्स को आप प्रमोट करो, तो वो हमने अभी बहुत जगह भेजे, करीब 15 जगह भेजे हैं, फिर से एक तरह से शुरुआत कर रहे हैं। और साथ में हमने उनके QR कोड भेजा है, तो जैसे ही QR कोड को स्कैन करेंगे वो उनको हमारी वेबसाइट पे ले आएगा www.tribesindia.org। तो और वही वाले प्रोडक्ट्स हमने अपने वेबसाइट पे अपलोड भी किए हैं। तो अब इससे उम्मीद है कि मतलब ऑर्डर्स हमें आने लगेंगे। अभी तो हम सिर्फ उनको सैंपल ही भेज रहे हैं, उसके बेसिस पे अभी ऑर्डर्स की हम वेट कर रहे हैं, पर हमारा सारा सिस्टम इन प्लेस है। इन केस हमें ऑर्डर आता है तो हम उसको फुलफ़िल करने के लिए तैयार हैं। तो ये एक हमारी एक्सपोर्ट के लिए तैयारी है। बाकी ये चीज़, ये जो B2B इस बार हुआ है, ये भी इस चीज़ में बहुत सपोर्ट करेगा। ऑर्डर्स अगर हमें मिलेंगे तो हमारी वेबसाइट पे हम उसको ले सकते हैं और वहाँ से उसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। महोत्सव में कारीगरों को सोशल मीडिया और दूसरे डिजिटल स्रोतों के माध्यम से कारोबार करने की प्रेरणा दी गई। नेटवर्किंग पार्टिसिपेशन के जरिए 90 विक्रेता जुड़ने में कामयाब रहे। आदि महोत्सव में स्थित स्टॉल्स देखते ही बनते थे। यहाँ पर आदिवासी समुदाय की कला, संस्कृति, उनकी विरासत की झलक साफ तौर पर नजर आ रही थी और तमाम रंग यहाँ पर ग्राहकों को आकर्षित भी कर रहे थे। इसके अलावा वो अपने उत्पादों की बेहतर तरीके से मार्केटिंग कर सके, इसके लिए कृषि विभाग के विभिन्न अधिकारी वहाँ पर मौजूद थे और एक कार्यशाला के माध्यम से उन्हें इसके गुर भी सिखाए गए। आइए देखते हैं हमारी ये रिपोर्ट। आधुनिकता के इस युग में परंपराएं दम तोड़ रही हैं। इसके बावजूद कुछ लोग लुप्त होती परंपराओं को न सिर्फ संजो कर रखे हुए हैं, बल्कि उन्हें नए आयाम भी दे रहे हैं। भारत की 700 से अधिक जनजातियां भी कहीं ना कहीं ऐतिहासिक कलाओं को बचाने में जुटी हैं। सरकार का साथ मिला तो इनकी कला और भी निखर कर सामने आ रही है। खास तौर से वो हाथों के हुनर के साथ साथ बाजार का कौशल भी सीख रहे हैं और अपनी परंपराओं को आधुनिकता के साथ जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। लौकी जो तुम्बा होता है, तुम्बा का यूज़ तो रामायण में भी एक जगह पे है, जिसको श्रवण कुमार जिस तरह से पानी भरते होते हैं, तब शब्दवेदी बाण जो चलाते हैं दशरथ जी, वो तुम्बा में जब पानी भर रहे थे तो उसका ही आवाज़ होता हो, जो रामायण में जिक्र है वो। फिर हमें सूखा हुआ लौकी गाँव में सर तुम्बा पानी जो पीने का होता है, उसको ट्राइबल में ले जाने के लिए तुम्बा का ही यूज़ किया जाता था सर। ट्राइबल पीपल जो थे तुम्बा में पानी, पीने का पानी रखते थे, पीने के लिए कई खाने पीने की चीज़ भी उसमें रखे थे, फिर उसमें बीज संग्रहित करते थे और काफ़ी तरह से यूज़ करते थे सर लौकी को। हमने उसको क्राफ्ट में लाया, जिसमें लैंप हुआ, होम डेकोरेशन के कई डिज़ाइन हमने उसमें क्रिएट किए। आदिवासी जीवन में बांस का बड़ा महत्व है। इस समाज के कारीगर बांस से ऐसे ऐसे सामान बना देते हैं कि आपका मन मोह ले। अकली देवी भी बांस के सामान बनाने में माहिर हैं। पहले से हम लोग बांस टोकरी का, सूप बढ़नी का बनाते थे पहले। उसका बाद में ग्रुप से जुड़े ना, ग्रुप से जुड़ गए, उसका बाद में ये सब काम ट्रेनिंग किए ना, इसका बाद में ये सब फिनिशिंग वाला काम कर रहे हैं। जैसे गुलदस्ता हो गया, पेन स्टैंड हो गया, लाइट के लिए लाइट वाला हो गया, सब चीज़ बना लेते हैं। चित्रकारी भी जनजातीय संस्कृति और परंपराओं का हिस्सा है। मध्य प्रदेश की गोंड पेंटिंग भारत में मशहूर है। बालेंद्र कुमार और अजीत कुमार ने गोंड पेंटिंग का स्टॉल लगाया है। बालेंद्र का पेंटिंग बनाना इस बात को दर्शाता है कि आदिवासी समाज अपनी कला को किस तरह एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचा रहा है। नमस्कार, मेरा नाम बालेंद्र कुमार उद्दे है और मैं मध्य प्रदेश से अमरकंटक से आया हूं और मैं एक गोंड आर्टिस्ट हूं। गोंड पेंटिंग बनाता हूं, गोंड चित्रकला जिसको बोलते हैं। यह एक जनजाति कला है जो विभिन्न डॉट्स के माध्यम से, विभिन्न स्लैश के माध्यम से और विभिन्न रेखी चित्रों द्वारा इसको तैयार किया जाता है। चित्र को मैं 3 माध्यमों में डिवाइड करना चाहूँगा। पहला होता है बिंदु चित्र होता है, जिसको रेखा चित्र भी बोला जा सकता है। दूसरा होता है अर्ध चित्र होता है, जो गोंड आर्ट है जो वो अर्ध चित्र के अंतर्गत आएगा। और तीसरा होता है चित्र, जो किसी भी वस्तु को उसके सदृश बनाने का काम करता है, उसको चित्र कहते हैं।
मैं इसमें बताना चाहूँगा कि हमारी एक कम्युनिटी जो गोंड कम्युनिटी कहलाती है और प्रधान कम्युनिटी है जो गोंड चित्र को बनाती है। ये मैं मध्य प्रदेश से हूँ, मैं रीजनल मैनेजर हूँ, मेरा नाम अजीत कुमार भगत है। और हमारे मध्य प्रदेश में 2 पेंटिंग की बहुत खासियत है, एक गोंड पेंटिंग है, एक भील पेंटिंग है, और दोनों ही बहुत पुरानी है। जब जितना गोंड जाति का संस्कृति पुरानी है उतनी ही संस्कृति इसकी भी पुरानी है। जो गोंड पेंटिंग है इसके अंतर्गत में आप देख रहे होंगे कि जंगल में जो वो देखते हैं, जो उनके मन में आता है, जंगल को देख करके, जानवरों को देख करके उनके मनस्थिति में जो आती है उसको ये बिंदुओं के रूप में उकारते हैं। और ये ही फोटो गोंड पेंटिंग कहलाता है और आज से नहीं सदियों से पुरानी है। और धीरे धीरे इसमें निखार आता गया, नए नए लोग आए, जुड़ते गए, लेकिन इसकी संस्कृति में कोई बदलाव नहीं आया। इसमें चेंजिंग केवल ये आया कि जो कंसेप्ट है जंगल का, उनके संस्कृति का, उनके जानवर का, उनके रहन सहन का इसके अंतर्गत में पिरोए जाते हैं। खास करके ये उस समय बनाते थे जब घरों में पूजा होता था, उत्सव होता था, उसमें घर के दीवारों में बनाते थे, दीवारों में बनाते थे। जहाँ भी पूजा पाठ का जगह हुआ, जहाँ पर उत्सव होता था वहाँ बनाते थे। और आज यही पेंटिंग पेपर में आ गया है जो कि ये बनाते हैं। रिंकूबाई और स्कंद कुमार भी चित्रकार हैं। रिंकूबाई के बाप दादा भी इसी काम को किया करते थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि इससे आजीविका भी चलाई जा सकती है। रिंकूबाई ने इसे बकायदा करियर बना लिया है। मेरा नाम रिंकूबाई बैगा है और मैं उमरिया ज़िला से हूँ, मध्य प्रदेश से। और ये जो आर्ट करती हूँ ये मेरे दादा परदादा और जो आशीष स्वामी करके थे उन्होंने मुझे सिखाया। पहले जो घर बनाते थे तो भीटियों में दीवारों में बनाते थे। बाकी ये चीज़ हमें नॉलेज नहीं था कि इनमें बनाए तो हम मार्केटिंग तक ला के बेच सकें। हमें उन्होंने आगे लेके आया और बताया कि आपको ऐसा से ऐसा करना है, आप इधर बाहर भी जाके बिजनेस कर सकते हो। ये जो बना रहे हैं ये ब्लैक फंगस में है, जंगल से ढूंढ कर लाते हैं, उनको बनाते हैं। पेपर मेसी में है, वुडन पे काम करते हैं, कैनवस पे, और ये सीट है हैंडमेड सीट, इसमें भी बनाते हैं। और मेरे ख़ानदान पूरा परिवार ये पेंटिंग से ही जुड़े हैं और यही काम करते हैं, इसके अलावा कोई काम नहीं करते हैं। और मेरी दादी हैं, उनको पद्म श्री अवार्ड भी मिला हुआ है और नारी पुरस्कार, वो राष्ट्रपति पुरस्कार भी उनको दोनों इसी साल मिला था। हमारा जो पेंटिंग है, पटचित्र पेंटिंग है, ये सब हमारा बचपन से हम करते आ रहे हैं। ये सब हमारा नेचुरल ट्रेडिशनल कलर से जो पेंटिंग होता है, ये जो पेंटिंग होता है ये सब भगवान जी, हम माइथोलॉजिकल हिंदुज़म के ऊपर ये सब पेंटिंग करते हैं। और ये जो हमारा कलर यूजिंग होता है वो ट्रेडिशनल ऑर्गेनिक कलर होता है। इसी ऑर्गेनिक कलर के ऊपर ये सब पेंटिंग होता है। ये मैक्सिमम हमारा जो एक कलर पेंटिंग रुकता है, मैं 70 के 80 साल ये पेंटिंग रुकता है। और इसी के ऊपर जो होता है सो जैसे रामायण महाभारत, जगन्नाथ जी के ऊपर, गणेश के ऊपर ये स्टोरी बनाते हैं। और एक चीज़ होता है पाम लिप इंग्रेविंग पेंटिंग। वो जो पाम लिप इंग्रेविंग पेंटिंग होता है, ये पाम पत्ता के ऊपर हम आयरन पेन से इंग्रेविंग करके इस पेंटिंग बनाते हैं। उसी जो पेंटिंग होता है इसका लाइफ लाइन होता है 100 ईयर होता है। ये जो पाम पत्ता होता है वो पुराना टाइम में हमारा मानस के पोथी से लिखा होता था, उसी का रिप्लेसमेंट में हम इसके ऊपर हम आयरन पेन से इंग्रेविंग करके इसको स्टोरी बनाते हैं। इसको बोलते हैं पाम लिप इंग्रेविंग एंड पेंटिंग। लेकिन ओडिशा के नवरंगपुर से आए मांझी का हुनर सबसे जुदा है। ये धान की मूर्तियां बनाते हैं और इनकी मूर्तियां काफी पसंद की जा रही हैं। इस तरह की मूर्ति बनाने का काम इनके पिता ने शुरू किया था। मांझी ने उन्हीं से ये कला सीखी है। वो नवरंगपुर डिस्ट्रिक्ट ओडिशा से आया है। हम धान से मूर्ति बनाते हैं। लक्ष्मी, गणेश, जगन्नाथ, बलभद्र, पुरी जगन्नाथ सब धान से बनता है। 2 बांस से और धान से एक दान से बना हुआ है। हल्दी डाला हुआ है, कीड़ा नहीं लगने के लिए हल्दी डाला हुआ है। बहुत दिन लास्टिंग करेगा तो 12-13 साल जाएगा। सीमा देवी झारखंड की खूंटी से आई हैं, जबकि खैरुनिसा करगिल से। सीमा लाख की चूड़ियां बनाती हैं और खैरुनिसा लद्दाख के फल इस मेले में बेच रही हैं। ला चूड़ी हम लोग गांव में पेड़ में, कुसुम का बेर का पेड़ में, कुसुम का पेड़ में, सिमिया लता पेड़ में उगाते हैं। उगाने के बाद हम लोग उसको
डंटी से उतार के छीलते हैं। छीलने के बाद क्रश करते हैं। क्रश करने के बाद हम लोग उसको चौरी बनाने के बाद बटन के बनाने के बाद हम लोग उसको चूड़िया बनाते हैं। और हम लोग दिल्ली आए हैं। दिल्ली में चूड़िया हम लोग अपना हाथ से बना रहे हैं और बिक्री कर रही हूँ। मेरा नाम खैरुन्निसा, मैं लद्दाख कारगिल से आई हूँ। मैं ये काम करके कम से कम 7-8 साल हुए हैं। हम इस काम में ज़्यादातर हम अपनी लोकल फ्रूट्स लाते हैं, जैसे कि हमारा लद्दाख की सबसे मशहूर एक फ्रूट है जो खुबानी से जाना जाता है, वो उसकी हम यहाँ पे बिजनेस करते हैं। उस फ्रूट्स को हम घर में ही बनाते हैं, कुछ मेंबर जमा होके, और इस फ्रूट्स को हमने इस साल इस मेले में लाया है ताकि इसका थोड़ा बहुत प्रमोट हो। इस तरह हमने देखा कि दिल्ली का आदि महोत्सव महिला सशक्तिकरण की मिसाल बनकर उभरा है। वो महिलाएं जिनका हुनर घर की 4 दीवारी में सिमटा हुआ था, मेले ने उसे सबके सामने ला दिया है। जो हमारे वन बंधु ने अपनी आर्ट, कला, सांस्कृतिक, खान पान जो प्रस्तुति किया है, उनका पूरा लाभ दिल्ली वासियों ने और बाहर से जो कुछ आए हुए उन सज्जनों ने उठाया है। भारत सरकार हमारे ट्राइबल बंधुओं को ऊपर उठाने के लिए और उनके आर्ट, कला, सांस्कृतिक ये सब लोगों तक पहुँचे, उसके लिए आदि महोत्सव का आयोजन भारत सरकार के ट्राइबल मंत्रालय ने किया है। और देश के हर कोने से हमारे ट्राइबल बंधु यहाँ आते हैं। यहाँ अपना जो आर्ट और कला और संस्कृति वो लोगों के सामने रखा है। आदरणीय नरेंद्र मोदी हमारे आदिवासी बंधुओं के लिए, आदिवासी कलाकार भाइयों के लिए, आदिवासी बहनों के लिए बहुत सारी योजना लाके रखी है और उनका लाभ हमारे आदिवासी बंधुओं तक पहुंचाने का काम ये ट्राइफेड थ्रू काम करते हैं। देश के गांव में जिस प्रकार से भी उत्पादन हो रहा है, उन सारे उत्पादन को कैसे उनके लिए बाजार की व्यवस्था की जाए, कैसे उत्पादन में और इनकी गति हो, इस दृष्टि से पूरा इन लोगों का प्रयास चल रहा है। और आदि महोत्सव के माध्यम से सारे देश भर के लोग यहाँ पर आकर के अपना जो उत्पादन है उसको यहाँ बिक्री कर रहे हैं। और उन लोगों से भी मिल कर के मैं अनुभव ले रहा हूँ कि वो लोग भी खुश हैं और कई जगह इन लोगों को जाने का अवसर मिल रहा है और अपनी उत्पादकता को वहाँ पर बाजार उनको मिल रहा है और बेच रहे हैं और ये स्वावलंबी होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं, आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। और निश्चित रूप से पेंडेमिक आवर के समय में जिस प्रकार से वोकल फॉर लोकल का आधार हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने जो लिया और घरेलू उत्पादन को कैसे बढ़ाया जाए, और उस समय क्या है कि हमारे देश में जिस प्रकार से जो फूड में कैसा ह्यूमैनिटी पावर है, इसको जो है दुनिया के देशों ने भी लेकर के महसूस किया। इसलिए अब जो है यहाँ की उत्पादन जो है दुनिया के देशों में पूरा जा रहा है और विदेशी मुद्रा भी यहाँ रहा है। और ये मुद्रा सीधा हमारे इस प्रकार से जो गांव में रहने वाले लोगों के पास आ रहा है, इसलिए इनकी उन्नति, प्रगति, समृद्धि भी हो रही है। और हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने निश्चित रूप से
सारे चीज़ों को बहुत ही गंभीरता से देखते हुए, वो एक प्लान देते हुए इन चीज़ों को आगे बढ़ा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आने वाले और 10 वर्षों में ये बहुत ही अच्छा उत्पादन होगा और ऐसे सारे लोगों का प्रगति भी होगा, समृद्धि भी होगी, ऐसा दिखाई देता है। महोत्सव के दौरान अनुसूचित जनजातियों के लिए उद्यमिता पूंजी फंड लॉन्च किया गया। ये फंड उद्यमिता विकास के जरिए जनजातियों को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने में मदद करेगा। महोत्सव में अलग अलग मंत्रालयों की भी मौजूदगी थी, जहां सरकारी स्कीमों के बारे में जानकारी दी जा रही थी। इस दौरान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आभा खाते खुलवाए गए और आयुष्मान भारत कार्ड वितरित किए गए। कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय ने मार्केट लिंकेज, डिजिटल मार्केटिंग और ऑफलाइन लोन पर आधारित 3 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। इसी तरह डाक विभाग के स्टॉल पर डाक जीवन बीमा, ग्रामीण डाक जीवन बीमा, डाकघर बचत योजना और इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक अकाउंट के अलावा बचत खाता, सुकन्या खाता और दुर्घटना बीमा के बारे में बताया जा रहा था। तो ये था हमारा आज का कृषि विशेष, जिसमें आपने देखे आदि महोत्सव के तमाम रंग। आशा करते हैं कि आज का कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आपके कोई सुझाव है या फिर आप चाहते हैं किसी विषय पर हम कृषि विशेष लेकर आएं, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं, हमें पत्र भी लिख सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी नोट कर लें, ddkrishivishesh@gmail.com। पत्र लिखने के लिए हमारा पता नोट कर लें, कृषि विशेष, कमरा नंबर 59A, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। आपके ईमेल्स, आपके पत्रों का हमें इंतजार रहता है। आशा करते हैं कि आदि महोत्सव से जुड़ा हमारा ये कार्यक्रम आपको जरूर पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं किसी और विषय पर भी हम कृषि विशेष लेकर आए, तो आप हमें जरूर बताएं। आपके सुझाव हमें कार्यक्रम को बेहतर करने में मदद करते हैं। कृषि विशेष के एक नए अंक में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। କରୁଛେ ଦଇନି ଗୋ ମା କରମ୍ ସାନି ତୋର ପାଦେ କରୁଛେ ଦଇନି ଗୋ ମା କରମ୍ ସାନି ଘେନ ଘେନ ଦୁଃଖୀର ଦଇନି ଘେନ ଘେନ ଦୁଃଖୀର